ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पीएमसी का MD-CAT 2021 के लिए जो सिलेबस लॉन्च हुआ है तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसमें केमिस्ट्री के अलावा इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस मौजूद हैं उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे और समझेंगे कि हमारे क्या सिलेबस है और हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने MD-CAT के टेस्ट की, जिसकी मदद से हम MBBS या BBS या BDS में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये PMC का जो टेस्ट होता है ओवरऑल पाकिस्तान तमाम स्टूडेंट्स के लिए होता है और तमाम स्टूडेंट्स को ये देना होता है अगर वो किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में MBBS ज्वाइन करना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट्स हमारे पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश होते हैं और इस साल जो है वो लॉजिकल रीजनिंग भी ऐड किया गया है, तो उस बारे में तमाम डिस्कशन आज हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें टोटल MCQs कितने हैं। तो टोटल MCQs 200 से बढ़ाकर 210 कर दिए गए। लास्ट ईयर 200 थे। टाइम भी 3 आवर्स से बढ़ाकर जो है वो आपका 3.5 आवर्स 3.5 घंटे कर दिया गया है। फॉर्मेट क्या हो गया, कंप्यूटर बेस्ड MCQs होंगे। मतलब पहले होता था पेपर पेन की मदद से होता था बबल शीट में, अब बबल शीट्स नहीं दिए जाएंगे बल्कि कंप्यूटर बेस्ड MCQs होंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स 65% कर दिए गए हैं। ये कम से कम 65% मार्क्स आपको 210 में से लेने पड़ेंगे टेस्ट पास करने के लिए। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो कोई भी नहीं होगी इस बार। पहले भी नहीं थी नेगेटिव मार्किंग, जब से PMC आई है तो नेगेटिव मार्किंग ख़त्म कर दी गई है। अच्छा, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से कि बायोलॉजी के हमारे पास MCQs 68 होंगे आउट ऑफ 210, केमिस्ट्री के 56 MCQs होंगे, फिज़िक्स के 56। अच्छा, केमिस्ट्री और फिज़िक्स का वेटेज सेम कर दिया गया है, वरना पहले होता था बायोलॉजी 80, केमिस्ट्री 60, फिज़िक्स 40, इंग्लिश 20। अब इस बार बायोलॉजी 68 MCQs हैं, केमिस्ट्री के 56, फिज़िक्स के 56, इंग्लिश के 20, पहले जो भी 20 थे। और लॉजिकल रीजनिंग ऐड कर दिया गया जिसके 10 क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड किए गए। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि ये जो पार्ट है जो लॉजिकल रीजनिंग का वो किस तरह से इसके क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं। ठीक है भाई, तो बात समझ में आ रही है यहाँ तक, क्लियर है। अच्छा, जब हम केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो केमिस्ट्री में हमारे पास टोटल जो इन्होंने चैप्टर्स बनाए हैं PMC ने वो 19 चैप्टर्स टोटल बनाए हैं, 19 चैप्टर। तो ये कंटेंट लिस्ट है तमाम चैप्टर्स की। तो इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, शुरू में यहाँ से अगर हम देखें स्टार्ट के, यहाँ से जो चैप्टर सारे चल रहे हैं, ठीक है, ये सारे ये चैप्टर्स आपके फर्स्ट ईयर के सिंध बोर्ड में, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे ये चैप्टर्स सेकेंड ईयर के सिंध बोर्ड के। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर है और ये कंप्लीट सेकेंड ईयर है। इसमें ये जो आपका इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये हमारा सिंध बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये सिंध बोर्ड का हमारा चैप्टर नंबर 3 होता है फर्स्ट ईयर में। गैसेस, लिक्विड, सॉलिड सिंध बोर्ड में ये एक ही चैप्टर है हमारा, तीनों मिलाकर चैप्टर नंबर 2। ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 6। रिएक्शन काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स ये सिंध बोर्ड में हमारा है चैप्टर नंबर 8। थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये सिंध बोर्ड में हमारे पास है चैप्टर नंबर 5। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सिंध बोर्ड में चैप्टर नंबर है 7। केमिकल बॉन्डिंग ये सिंध बोर्ड में चैप्टर नंबर है 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे चैप्टर मिल रहे हैं आपको। ऑल द चैप्टर्स आर हेयर। तो शुरू के चैप्टर्स आप देख लिया कि चैप्टर 1 से लेकर 10 तक ये हमारे फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स हैं और ये कौन कौन से चैप्टर से निकले हैं ये चैप्टर्स बता दिए। मतलब चैप्टर 1 to 8 सारे ही करने हैं फर्स्ट ईयर के, लेकिन इन्होंने ये ऑर्डर रैंडम डाला है। अगर हम देखें थोड़ा सा फोकस करें तो ये हमारे फर्स्ट ईयर के सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये जो PMC की तरफ से लॉन्च किया गया सिलेबस है तो सेम ये वही सिलेबस है जो मैं आपके सामने यहाँ पर शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, यकीनन आपके पास भी PDF में होगा ही। 11 से 19 तक चैप्टर्स है सेकेंड ईयर के, ये सारे सेकेंड ईयर के चैप्टर्स हैं। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं। S&P ब्लॉक एलिमेंट ये हमारे पास 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ओके, ब्लैक से कर देता हूँ। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 ये 2 चैप्टर्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स दिस इज चैप्टर नंबर 5
फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से हमारे पास ये चैप्टर है। दिस इज चैप्टर नंबर 6। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, दिस इज चैप्टर 7। अल्काइल हैलाइड्स, दिस इज चैप्टर 8। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारे पास ये तीनों मिलाकर एक ही चैप्टर आता है, दैट इज चैप्टर नंबर 9। तो उसमें अल्कोहल्स भी हैं, एल्डिहाइड्स भी हैं, फिनॉल्स भी हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हैं, सब पढ़ते हैं। और ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल है ना, असल में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, हमारे यहाँ ये चैप्टर नंबर 10 है और इसको नाम दिया जाता है किसका? केमिस्ट्री ऑफ लाइफ का हमारे यहाँ नाम दिया जाता है। तो देखा जाए तो इसमें कौन से चैप्टर मिसिंग हैं जो नहीं आ सके? चैप्टर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वो मिसिंग है इस बार पीएमसी सिलेबस से। चैप्टर 2 हाइड्रोजन सेकेंड ईयर का, वो मिसिंग है। चैप्टर 11 केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, वो मिसिंग है। तो 3 चैप्टर है ना सेकेंड ईयर के, 3 चैप्टर इस बार, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 11, ये आप उसको स्किप कर सकते हैं, ओवरऑल कंप्लीट छोड़ सकते हैं पीएमसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस आपको दे दिया अबाउट द चैप्टर्स। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना ये चीज़? तो वो तो करना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल तो कॉन्सेप्ट्स के लिए, बट वो चैप्टर मिसिंग है। मतलब अभी तो लास्ट टाइम हमने कर तो लिया था वो, बट उस वक्त सिलेबस आया नहीं था। सिलेबस तो अभी आया ना, 2-3 दिन हुए सिलेबस आए हुए, पिछले हफ्ते तो नहीं आया था, तो मैंने करा दिया उसको। ठीक है, अच्छा अब मैं चैप्टर वाइज एक एक करके डिस्कस करता हूँ कि किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ताकि थोड़ा सा आइडिया आपको आ जाए। क्योंकि ये सिलेबस तो सबके पास होगा PDF में, बट समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल, अच्छा कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये फर्स्ट ईयर के स्टार्ट हो रहे हैं। चैप्टर 1 एटॉमिक मास, ये सिंपल एक डेफिनेशन है, वो याद रखनी है। एम्पेरिकल फार्मूला, जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स शो करता है। मॉलिकुलर फार्मूला, जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो करता है किसी फार्मूले में। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, मोल का फार्मूला वो आपको आना चाहिए, मोल इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन MFM, मॉलिकुलर मास। कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल रेशियोज एंड कन्वर्जन फैक्टर इन स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स फर्स्ट चैप्टर 1 के। मास मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, ये थे रिलेशनशिप, वो आने चाहिए। एवोगाड्रोस नंबर 6.02 10 की पावर 23, ये वाले न्यूमेरिकल्स। इंपॉर्टेंट अजम्पशंस ऑफ स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशंस, ये वही है, सेम है स्टोइचियोमेट्री। ये स्टोइचियोमेट्री दोबारा से आ गया, ये तीनों एक ही बातें, एक ही टॉपिक में कवर हो जाता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसके भी न्यूमेरिकल्स हो जाता है फर्स्ट ईयर में। और परसेंटेज ईल्ड, ये परसेंटेज ईल्ड हमारे पास ये सिंध बोर्ड में नहीं होता, तो ये आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगरचे पीएमसी सिलेबस में ये कहा तो जाता है कि हम जो है वो कॉमन सिलेबस यूज़ करेंगे, बट उसमें फिर भी कॉमन सिलेबस हो नहीं पाता। जो कॉमन सिलेबस नहीं हो पाता, चूँकि देखें ना परसेंटेज ईल्ड हमारे बोर्ड में नहीं है, सिंध बोर्ड में, बट ये हमें पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। और तो और जो रिड्यूस सिलेबस से कहा गया था कि रिड्यूस सिलेबस से चीज़ें आएंगी, उसमें भी मसला है। रिड्यूस सिलेबस के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं था फर्स्ट ईयर में, नहीं है, इसमें आया हुआ है। मतलब कंप्लीट जो इसका सिलेबस है वही फॉलो करना है, वो आपके रिड्यूस से मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। समझ में आ गई चैप्टर 1। फिर चैप्टर 2 हम देखते हैं, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से अभी टॉपिक्स हैं? कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, SPDF ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2। डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की डिस्कवरी, एनोड रेस की डिस्कवरी, गोल्ड स्टीन ने जो की थी ना परफोरेटेड कैथोड जिसमें इस्तेमाल किया था वो। क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल, एजिमुथल, स्पिन, मैग्नेटिक, 4 क्वांटम नंबर होते हैं, उनके बारे में। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, S का स्फेरिकल होता है, P का डम्बल होता है, D और F का कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है, वो सब शेप्स डिस्कस करना है। तो आसान है लगभग। वैसे चैप्टर 3 बहुत बड़ा चैप्टर था फर्स्ट ईयर का, बट यहाँ पर ईजी चीज़ें डालेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, जस्ट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। क्लियर है? काफ़ी चीज़ें छोड़ी गई हैं, बोहर हो गया, रदरफोर्ड हो गया, ये सब चीज़ें निकाल दी गई हैं। ठीक है। गैसेस, गैसेस में प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, गैसेस के प्रॉपर्टीज़, प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजन, ये सारी। गैस लॉस, 3 गैस लॉस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। तो गैस लॉस कह दिया तो उसी में आ गया बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। जनरल गैस इक्वेशन, PV = nRT, उसके न्यूमेरिकल्स। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, कुछ पॉइंट्स होते हैं उसमें कि एम्प्टी ऑफ गैसेस के, वो याद करने होंगे। आइडियल गैस इक्वेशन,
तो हमारे यहाँ तो आइडियल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन को ही कहा जाता है, PV इक्वल टू NRT। तो ये ठीक है, तो ये हमारे गैसेस पोर्शन में ये चीज़ें आएंगी। लिक्विड पोर्शन में फर्स्ट ईयर से क्या क्या चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं कि जिनका शेप फिक्स नहीं होता और इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो कि लिक्विड्स के अंदर मौजूद होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, डायपोल डायपोल फोर्सेस, इनके बारे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिस्कशन है। वेपर प्रेशर इसकी डिस्कशन है, जो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट करता है, बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर ये वेपर प्रेशर से रिलेट करता है। तो ये कुछ चीज़ें हमारे पास लिक्विड पोर्शन में, ये भी जस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको याद रखनी है। सॉलिड से क्या है भाई, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड, अमरफस क्रिस्टलाइन, ये दो सॉलिड्स के टाइप्स। आयनिक सॉलिड्स, ये क्रिस्टल्स होते हैं ना, आयनिक क्रिस्टल्स, मॉलिकुलर क्रिस्टल, मेटालिक क्रिस्टल्स होते हैं ना, कोवेलेंट क्रिस्टल्स। तो आयनिक और मॉलिकुलर क्रिस्टल्स को पढ़ना है, क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ना है, और उसके जो यूनिट सेल बनते हैं ना 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर 6 जो हमारा होता है फर्स्ट ईयर में, उससे क्या टॉपिक्स हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इनके बारे में, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, डेफिनेशन उनको, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है, इस बारे में बताना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट्स, मतलब Kc की जो एक्सप्रेशन है वो बनानी है, Kc इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दो एप्लीकेशन फर्स्ट में पढ़े थे, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसकी है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज KSP, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। ली चार्टलर प्रिंसिपल, ये भी फर्स्ट में था कि किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट को चेंज करने से इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, दो थे हमारे पास, कॉन्टैक्ट प्रोसेस था और हेबर्स प्रोसेस था, जहाँ पर ली चार्टलर प्रिंसिपल को हम लोग पढ़ते थे। तो यहाँ जस्ट हेबर्स प्रोसेस करना है। नेक्स्ट है कॉमन आयन इफेक्ट, ये भी एक डेफिनेशन है, जस्ट कॉमन आयन इफेक्ट वो करनी है। बफर सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस के pH को चेंज होने से रोकता है, pH को कांस्टेंट रखता है, दैट इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन, वो पढ़ना है। इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये ऊपर हमने पढ़ लिया, तो ये दोबारा रिपीट कर दिया गया उसको, ठीक है। चैप्टर 6 में हमारे पास ये सारे टॉपिक्स हैं, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड सारे, इसमें फेडरल कोई भी फिलहाल नहीं है, ठीक है ना। तो जो फेडरल के टॉपिक्स आएंगे तो मैं बता दूंगा। रिएक्शन काइनेटिक्स, मतलब जो हमारा चैप्टर 8 होता है फर्स्ट ईयर का, केमिकल काइनेटिक्स। रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt, वो डिस्कस करना है रेट ऑफ रिएक्शन को। डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं, रेट लॉ, वो डिस्कस करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शंस पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे 7 फैक्टर थे, फर्स्ट में पढ़ा होगा। कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, इस तरह से सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन है, रेडिएशन है, कैटलिस्ट है, एक्टिवेशन एनर्जी है, ये सारे फैक्टर्स पढ़ना है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कब होता है, जब कंसंट्रेशन 1 हो जाए रिएक्टेंट्स का, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट उसके बारे में। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट की यूनिट जो निकालते हैं वो निकालनी सीखनी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, और किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन किया जाता है ये। तो ये सारे सिन बोर्ड्स हैं, तो इसमें आउट ऑफ द सिन बोर्ड कोई नहीं है। अभी मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आई हैं, ठीक। तो उसके बाद है थर्मोकेमिस्ट्री, चैप्टर 5 हमारा होता है एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट क्या है, सिस्टम सराउंडिंग स्टेट फंक्शन, इसकी डेफिनेशन है। सिस्टम आप जानते हैं, हर वो चीज़ जो हमारे ऑब्जर्वेशन में है वो सिस्टम है, आउटसाइड द सिस्टम जो कुछ भी है दैट इज सराउंडिंग। स्टेट फंक्शन, ठीक है, स्टेट फंक्शन हम किससे कहेंगे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये स्टेट फंक्शन कहलाता है। डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज इन थर्मोडायनेमिक्स, से ऊपर तमाम चीज़ों की डेफिनेशन। स्टैंडर्ड स्टेट्स एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस, एंथैल्पी क्या होता है इस बारे में डिस्कस करना है, डेल्टा H और H की वैल्यू। एनर्जी इन केमिकल रिएक्शंस, दैट इज एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q = डेल्टा E + W, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसकी जो इक्वेशन होती है उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। साइन ऑफ डेल्टा H, एंडोथर्मिक के लिए प्लस, एक्सोथर्मिक के लिए माइनस। ये एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, दैट इज डेल्टा H को ही हम कहते हैं
हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारे पास था चैप्टर 5 में फर्स्ट में, ABCD, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज टोटल हमेशा कांस्टेंट रहता है, इन चीज़ों के बारे में। तो कोई भी इसमें से टॉपिक फेडरल बोर्ड से नहीं है, फिलहाल कॉमन सिलेबस है यहाँ तक, ठीक है। जहाँ पर आएगा मैं वहाँ पर निशान लगा दूंगा, बता दूंगा कि ये टॉपिक वो है जो आपके सिंध बोर्ड में नहीं है, तो आप भी उसको निशान लगा लेना, भाई हाँ ये टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर के चैप्टर है 7, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, वो निकालना सीखना होगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है इसकी डिस्कशन है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये भी फर्स्ट ईयर में था हमारे पास, जिंक और कॉपर की मालूम भी की थी। बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए हम केमिकल इक्वेशंस को एसिडिक या बेसिक मीडियम में बैलेंस क्या करते थे चैप्टर 7 में, ये वो है। एंड बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड, ये हमारे पास नहीं है। तो ये जो टॉपिक है ना 5वां टॉपिक, हमें सिर्फ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना आता है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड से हम बैलेंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसा है जो कि फेडरल से हमें अलग से सीखना पड़ेगा, क्लियर है। बाकी सब चीज़ें सिंध बोर्ड है, अगर आपने सिंध बोर्ड अच्छे से पढ़ा है तो बस थोड़े से रिवीजन चाहिए, ज़्यादा नहीं। बाकी जो न्यू टॉपिक है वो मैं डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा कि क्या है इसमें। केमिकल बॉन्डिंग, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स रखे गए उसके अंदर इसके, ये चैप्टर 4 होता था फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी काफ़ी बड़ा चैप्टर होता था ये केमिकल बॉन्डिंग का। एनर्जेटिक ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होती है। एटॉमिक साइजेस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस की क्या चीज़ होती है। आयनिक रेडियस क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सब डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं, बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कितने तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की डिस्कशन, कोवेलेंट बॉन्ड की डिस्कशन, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं पर टॉपिक देखने में ज़्यादा है आसान। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वन साइडेड शेयरिंग से जो बनता है। आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में कभी कभार आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसकी डिस्कशन। सिग्मा और पाई बॉन्ड की डिस्कशन, सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है। हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, sp3 sp2 sp, सिंपल जो सिंध बोर्ड में 3 है, और भी होते हैं फेडरल में और भी हैं लेकिन 3 ही रखे गए। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करने के लिए, बॉन्ड पेयर लोन पेयर गिन के जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताते हैं। वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स 4-5 पॉइंट्स हैं वो, और एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी, मतलब वही शेप की डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका सिंध बोर्ड से, कोई भी चीज़ सिंध बोर्ड से आउट नहीं है, ठीक है, क्लियर है। S&P बोलो, अब ये सेकेंड ईयर अब जाकर स्टार्ट हो गया, फर्स्ट ईयर के सारे चैप्टर हो गए, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही बात। सेकेंड ईयर के चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं S&P ब्लॉक एलिमेंट से। ये मैंने बताया चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को मिलाकर बनाया गया है। 3 और 4 को आप मिलाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास S&P ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट वेरी इजी, रिएक्शंस हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स अल्कली मेटल की डिस्कशन है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनके ग्रुप ट्रेंड्स। ग्रुप 2A के ट्रेंड्स सिंपल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ग्रुप ट्रेंड्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये या मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग कैरेक्टर, बॉइलिंग पॉइंट, सारे ग्रुप ट्रेंड्स हैं ये। तो देखा जाए तो सिर्फ S और P ब्लॉक, इतना बड़ा चैप्टर जो हमारा होता है सेकेंड ईयर का, कुछ भी नहीं पूछा जा रहा उसमें से, जस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ग्रुप ट्रेंड पूछा जा रहा है कि टॉप से बॉटम या लेफ्ट से राइट जाते हुए एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, हाइड्रेशन एनर्जी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, इन चीज़ों पर कैसे वेरिएशन आती है ये पूछा जा रहा है। बाकी कोई इंडस्ट्री नहीं पूछी जा रही, कोई इंडस्ट्री नहीं है, ना डाउन सेल है, ना अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस है, ना कास्टर कैलनर सेल है, ना इसमें हेसन क्लेवर प्लांट है, ना इसमें ओसवाल्ड प्रोसेस है, ना कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, ना इसके अंदर लेड पिगमेंट है, ना इसमें बोरिक एसिड है, ना इसके अंदर नेल्सन सेल है, ना इसके अंदर मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम है, ना इसके अंदर कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, कुछ नहीं है। तो देखा जाए तो ये बहुत आसान कर दिया गया है, 90% कोर्स उड़ा दिया गया। और जब मेन सबसे मुश्किल चैप्टर 3 और 4 ही है सेकेंड ईयर में, अगर आप सिंध बोर्ड में अगर आप पढ़ रहे हैं तो 4 चैप्टर बहुत मुश्किल है, तो वो सब सिर्फ कुछ चीज़ें हैं। तो उसमें भी देखो S&P ब्लॉक कहा जा रहा है, लेकिन सिर्फ अल्कली और अल्कीन अर्थ मेटल, S ब्लॉक के ही सवाल दिए हुए हैं, P ब्लॉक के तो क्वेश्चंस हैं भी नहीं इसके अंदर,
मतलब 3 है, 4 है, 5 है तो है ही नहीं, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। तो कुछ चीज़ें पीएमसी से में आसान कर दी है। हमारे बच्चे सोचते हैं ना सिलेबस आ गया तो इतनी मुश्किल हो गया होगा, बहुत कुछ सिलेबस आकर चीज़ें आसान हो गई हैं, मुश्किल नहीं हुई हैं। हमारे बच्चे क्या करते हैं, बैठ के वो पूरा पूरा रटते हैं जाके। पहले होता था ऐसा ना कि आप पूरी बुक को हाईलाइट कर दो बैठ के, पूरी पूरी किताब रटो बैठ के। अब ज़रूरत नहीं है, जो सिलेबस ने बता दिया आप उतना कर लें, दैट्स इनफ। ठीक है, टाइम भी इतना नहीं है, 2 से 3 मंथ्स में आप कितना कर सकेंगे, ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, 3 मंथ में इतना ही हो सकेगा मैक्सिमम। ट्रांजिशन एलिमेंट्स सिर्फ एक टॉपिक है, चैप्टर 5 से है हमारा सेकेंड ईयर का डी ब्लॉक एलिमेंट, इससे सिर्फ एक टॉपिक है बस, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जबकि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे रिड्यूस सिलेबस में भी है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में उसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, है ना, उसके अंदर उसकी कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन है, ये सब पढ़ना है। और हट क्या गया है, हमारे सिंध बोर्ड में मेटलर्जी ऑफ कॉपर भी होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, कॉपर सल्फेट होता है, पोटेशियम क्रोमेट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन है, स्टेनलेस स्टील है, टिन प्लेटिंग है, फोटोग्राफी है, सिल्वरिंग ऑफ मिरर है, ये सब हटा दिया गया। बस एक टॉपिक डाल दिया जनरल कैरेक्टरिस्टिक का, ईजी हो गया है। क्योंकि इनऑर्गेनिक मुश्किल लगता है ना बच्चों को, टफ होता है, रट्टा बहुत है उसमें, एक्सेप्शंस बहुत है उसके अंदर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत है, तो हटाए दिए एक्सेप्शंस की वजह से उसको, ताकि फुल्ली कॉन्सेप्चुअल हो जाए एमडी कैट, रट्टाफिकेशन ना रहे उसमें ज़्यादा। ये सब मैं एनालाइज कर रहा हूँ, आप भी समझें कि क्यों ऐसा हो रहा है। आपके सामने बिल्कुल मैंने ओपन किया और मैं आपको बता रहा हूँ, आप घर जाके देखेंगे ऐसा ही कुछ है। नेक्स्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब चैप्टर 6। इससे सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस किस तरह से क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, वो आइसोमेरिज्म, ये डिटेल्ड है। आइसोमेरिज्म उन्होंने बताया नहीं कि कौन सा आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल के स्टीरियो। हमारे सिंध बोर्ड में सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जबकि फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड में स्टीरियो भी है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ जाता है, तो वो भी करना पड़ेगा, हम करेंगे उसको भी। लास्ट ईयर ऐसी मसला हुआ था कि आइसोमेरिज्म लिख तो दिया था उन्होंने, लेकिन जो पेपर दे दिया था वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से दे दिया था, तो वो तो सिंध बोर्ड में है ही नहीं, वो तो स्ट्रक्चरल है। तो ये चीज़ मसला है। तो जो टॉपिक दिया है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। 2 ही टॉपिक्स हैं चैप्टर 6 में। चैप्टर 7 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चेन क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं वो बताने, मतलब ओपन चेन स्ट्रेट चेन वाले और क्लोज चेन आपका रिंग वाले, बेंजीन वगैरह। नोमेनक्लेचर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के वेरी सिंपल, बहुत आसान। बेंजीन को पढ़ना है। अब बेंजीन की प्रॉपर्टीज़, मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उनके स्ट्रक्चर, कैक्यूल स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, वो मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन जो रेजोनेंस से की जाती है, जिसमें बीच में सर्कल बनाते हैं, वो वाली रिएक्शंस, उसके रेजोनेंस क्या होता है उसके बारे में। तो बेंजीन के बारे में डिटेल्ड स्टडी करनी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सब बेंजीन चैप्टर 7 में हमारा है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, भाई जो स्ट्रक्चर उसका हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर होता है वो डिस्कस करना है। तो सही है, मतलब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के सिर्फ नोमेनक्लेचर डाले गए हैं और सिर्फ बेंजीन की डिस्कशन है। अल्केन, अल्काइन, अल्काइन का डिस्कशन नहीं है उसमें ज़्यादा ना, नहीं कुछ नहीं, सिर्फ उनके नोमेनक्लेचर है और बाकी स्ट्रक्चर आप इनका कर लें, बेंजीन की डिटेल कर लेंगे डिस्कस में जी। हाँ नहीं, नोमेनक्लेचर है क्योंकि चैप्टर 5 में जनरल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन आएंगे ना, तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस को नोमेनक्लेचर भी आ जाएंगे, वो इसी के अंदर है, वो 5 के अंदर है, ठीक है। मैंने तो यहाँ सिर्फ टॉपिक्स डाले ना बच्चे, एक और हेडिंग डली भी होगी आउटकम्स के नाम से, लर्निंग आउटकम्स, इस तरह से कुछ, उसमें और डिटेल में लिखा हुआ है कि इसमें और क्या क्या है, वो मैंने वो नहीं डाला इसके अंदर ना, वो एक और हेडिंग करके, जब आप सिलेबस PDF ओपन करेंगे ना तो उसमें आपको दिखेगा। अल्काइल हैलाइड चैप्टर 8, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, हमारे सेकेंड ईयर से ये रिड्यूस था, नहीं था इस साल, लेकिन MC PMC में है, तो रिड्यूस सिलेबस को खातिर ख्वाह नहीं लाया गया है, उसमें PMC वालों ने देखा ही नहीं है कि रिड्यूस सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है, अपनी मर्जी से डाला उन्होंने टॉपिक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, ये देखना है, नोमेनक्लेचर सिंपल अल्काइल हैलाइड के, रिएक्शंस उसके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 E1 E2 रिएक्शंस, और मैकेनिज्म उनके SN1 SN2 के E1 E2 का मैकेनिज्म, सिंध बोर्ड में भी होता है, ठीक है। बस चैप्टर 8 में ये गिरगनाट रिएजेंट नहीं है,
ग्रीक नॉट हटा दिया गया। अच्छा अल्कोहल एंड फिनॉल फैट, अच्छा पंजाब बोर्ड में इसका अलग टॉपिक है ना, तो वो जो हेडिंग्स डाली है ना उन्होंने, तो वो उन्होंने पंजाब बोर्ड को या फेडरल को देखकर हेडिंग डाली हुई है सारी, फेडरल बोर्ड को हेडिंग डाली है देखकर ना, तो उसके अंदर हेडिंग इस तरह से होती है। हमारे यहाँ ये 3 चैप्टर मैंने बताया था ना 9 में आते हैं सारे, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब हमारे एक चैप्टर में, लेकिन फेडरल बोर्ड में और पंजाब में अलग अलग चैप्टर्स बने हुए, तो उन्होंने उसी लिहाज से हेडिंग डाल दी है। ठीक, मतलब सिंध बोर्ड को देखा नहीं जाता, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है पीएमसी सिलेबस बनाते हुए, मतलब डेट्स वगैरह अनाउंस करना हो किसी भी चीज़ में, आपको पता है सिंध बोर्ड को नहीं देखते, वो बस पंजाब बोर्ड को और फेडरल को देखकर सारे फैसले हो जाते हैं वहाँ पर। इस वजह से हमारे सिंध के स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं कि हमारा क्या होगा, हम कैसे करेंगे भाई। कि जाहिर सी बात है ना, टॉपिक्स के हेडिंग्स अलग है ना, मसला ये है हमारे यहाँ हेडिंग कुछ है, हमारे बुक में उनकी हेडिंग कुछ है, तो हमारी हेडिंग से हमें समझ में नहीं आता, तो वो बट इसके लिए आज का लेक्चर मैं बना रहा हूँ पूरा कंप्लीट। ठीक है, अल्कोहल्स एंड फिनॉल, तो अल्कोहल्स के बारे में डिस्कशन क्या करना है, उनकी क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स जो होते हैं वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मतलब जिसको हम कहते हैं, नोमेनक्लेचर अल्कोहल की, नोमेनक्लेचर सब एक साथ ही हो जाता है सारा, कोई मसला नहीं है, रिएक्टिविटी मतलब उसकी रिएक्शंस अल्कोहल्स की, फिनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टी फिनॉल की, पेक्युलर स्मेल होती है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन, ये सब चीज़ें, नोमेनक्लेचर उसकी, फिनॉल की एरोमेटिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर है, एसिडिटी फिनॉल की एक्सप्लेन कर रही है कि एसिडिक होता है ये, सोडियम मतलब ये सोडियम से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, एसिडिटी डिस्कस करनी है, रिएक्टिविटी डिस्कस करनी है उसकी, ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता है बिकॉज यहाँ OH ग्रुप अटैच होता है ना, फिनॉल में बेंजीन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है, तो ये एक्टिविटी ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है उसको, तो उसकी रिएक्टिविटी डिस्कस करनी है। तो ये डिस्कस जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में मैं बताऊँगा उसको क्या है। फिनॉल बेंजीन से ज़्यादा, बिल्कुल ज़्यादा रिएक्टिव है, बेंजीन पढ़ा है ना ये चैप्टर 7, दिस इज बेंजीन। अब बेंजीन के साथ अगर कोई ग्रुप आकर अटैच हो जाए तो ये बेंजीन को या तो मोर रिएक्टिव कर देता है या तो लेस रिएक्टिव कर देता है। ये पूरा ओरिएंटेशन इन बेंजीन का टॉपिक हमारा है, चैप्टर 7 का आखिरी टॉपिक होता है ये। अब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है। अगर ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खींच ले तो क्या करेगा, ये बेंजीन को लेस रिएक्टिव कर देगा, और अगर दे दे तो मोर रिएक्टिव कर देगा। अब अगर यहाँ पर ग्रुप में हमने OH लगा लिया, अब OH के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ना, तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर इस बेंजीन को दे सकता है, तो बेंजीन को कैसा बना देगा, ये मोर रिएक्टिव बना देगा। तो वही रिएक्टिविटी में डिस्कस करेंगे डिटेल, ठीक है। तो वो तो कॉन्सेप्ट जब मैं आऊँगा बनाने के लिए तो इंशाल्लाह उसमें बनाएंगे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन से क्या पूछा जाएगा भाई, नोमेनक्लेचर, एल्डिहाइड्स कीटोन के नोमेनक्लेचर सब हम एक साथ करेंगे, मैं बता रहा हूँ, वो अलग अलग से करने की ज़रूरत नहीं, एक साथ हो जाता है। प्रिपरेशन उसकी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की और उनके रिएक्शंस। एल्डिहाइड हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कर रहे होते हैं, और कीटोन के तो कुछ ही रिएक्शंस होते हैं, बहुत लेस रिएक्टिव होता है कीटोन, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से आयोडोफॉर्म फॉर्मेशन उसकी एक मशहूर रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म बनाता है, ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत कुछ चीज़ें बस हैं वो डिस्कस करनी है एल्डिहाइड एंड कीटोन में। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड वगैरह, नोमेनक्लेचर हो जाएगा, क्लासिफिकेशन, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक, ये हमारे सिंध बोर्ड में भी है। एक COOH ग्रुप हो तो मोनोकार्बोक्सिलिक, 2 हो तो जैसे ऑक्सिलिक एसिड वगैरह तो डाई कार्बोक्सिलिक, 3 हो तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे आपका सिट्रिक एसिड वगैरह होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बोक्सिलिक एसिड की जैसे एसिटिक एसिड के खट्टे टेस्ट के होंगे, लिक्विड होंगे, ये सब चीज़ें। प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड की कैसे करते हैं ये बतानी है, रिएक्टिविटी उसके रिएक्शंस बताने हैं। एसिडामाइड बनाते हैं, इस तरह से एसिडामाइड बनता है, एसिड हैलाइड बनता है, किस तरह से बनाते हैं, इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आखिरी चैप्टर है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स को कहा जाता है मैक्रोमोलिक्यूल। तो मैक्रोमोलिक्यूल असल में पॉलीमर्स ही होते हैं। ये हमारा चैप्टर 10 है असल में, सेकेंड ईयर का। एक टॉपिक आया हुआ है प्रोटीन्स, यही प्रोटीन हमारे रिड्यूस से निकला हुआ है। हमारे पास जो टॉपिक्स आए हुए हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और आई थिंक एंजाइम्स हैं। 2 टॉपिक्स हैं रिड्यूस सिलेबस में सेकेंड ईयर में, और इन दोनों में से कोई नहीं है यहाँ पर। एंजाइम है लेकिन वो नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है। प्रोटीन मतलब आपको वो तो करना ही पड़ेगा, प्रोटीन भी आपको PMC की वजह से करना पड़ेगा।
प्रोटीन्स असल में पॉलीमर ही होते हैं। आप मेडिकल के स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड लिंकेज से जुड़ते हैं। तो प्रोटीन्स को डिस्कस करना है और एंजाइम्स, प्रोटीन की ही टाइप होती है एंजाइम, जो कि बायो कैटलिस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को फास्ट करते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करनी है। ठीक है, ये 2 टॉपिक्स हैं मैक्रोमोलिक्यूल में। तो ये आपका जो है वो इस तरह से ख़त्म हो गया फर्स्ट केमिस्ट्री। समझ में आई केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आस्क की जा रही हैं, किस किस तरह से। ठीक है, इंग्लिश को डिस्कस करते हैं आप, जो पीएमसी का सिलेबस है। अच्छा, पीएमसी ने जो है इस बार जो सिलेबस डाला है इंग्लिश का, उसके अंदर उसने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। उसने क्या चेंजिंग कर दी है कि उसने वर्ड बैंक नहीं दिया। वर्ड बैंक था ना पहले, वोकैबुलरी थी, तो वोकैबुलरी के कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स होते थे, तो अब वो वर्ड्स उसके अंदर मौजूद नहीं है। मतलब आपको कहीं से भी वोकैबुलरी आ सकती है कंप्लीट बुक से, एंड इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। ये एक मुश्किल में डाल दिया गया है बच्चों को। पिछले साल वर्ड बैंक था और वर्ड बैंक के साथ सिलेबस था और सिलेबस ब्रेक डाउन था। इस बार सिर्फ सिलेबस डाला गया, ब्रेक डाउन भी हटा दिया, वर्ड बैंक भी हटा दिया। अब ये गलती से ऐसा हुआ या जानबूझकर किया गया, या फिर आगे जाकर इसकी वो वेरिफिकेशन करेंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट। इसलिए मैंने यहाँ पर लास्ट ईयर जो था ना सिलेबस ब्रेक डाउन, वही है मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, वही सेम है। सिलेबस में कोई इंग्लिश में कोई चेंजिंग नहीं की गई है, सवाए इसके कि वर्ड बैंक हटा दिया गया, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। तो यहाँ इस ब्रेक डाउन को आप देख लें, इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ कहाँ से आएंगे। सबसे पहला आपका वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी में फ़िलहाल अभी तक के लिए तो हमें पता है कि विदाउट वर्ड बैंक, वर्ड बैंक के बिना फ़िलहाल ये है। और कहाँ से करना है इसको, फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर बुक, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक से आपको ये करना पड़ेगा। अब आई डोंट नो कि वो किस तरह से कॉमन वर्ड्स निकालेंगे। मतलब ये तो बड़ा मुश्किल होगा कि एक ऐसा वर्ड जो KPK बोर्ड में भी हो, सिंध बोर्ड में भी हो, पंजाब बोर्ड में भी हो, बलूचिस्तान में भी हो, ऐसा वर्ड निकाला जाए। मतलब तमाम किताबों को सामने रखना पड़ेगा, ढूंढना। आई डोंट थिंक ऐसा करना तो आसान काम है, टीचर्स के लिए मुश्किल आ जाएगा जो पेपर बना रहे होंगे। तो उसके लिए होना ये है कि आपको जस्ट वोकैबुलरी की पावर आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। जो वोकैबुलरी के बेसिक लेक्चर्स एप्टीट्यूड में पहले होते थे, उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, वरना पहले तो वर्ड बैंक की वजह से रट्टा लगाया काम चल जाता था। अब आपको वोकैबुलरी पढ़ना पड़ेगा, बजाय इसके कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बुक में भी कम वर्ड्स नहीं है। तो एक बुक है भी नहीं, 3-3 किताबें, पोम अलग है, प्रोस अलग है, नॉवेल अलग है, और एक एक चैप्टर के अंदर कितने जेंडा ही आप उठा लेंगे तो उसके अंदर इतने वर्ड्स मिल जाएंगे कि 3 साल लग जाएंगे, लेकिन आपका सिर्फ जेंडा की वोकैबुलरी कंप्लीट नहीं होगी, इतने वोकैबुलरी उसमें। तो आप ये तो एक समझ जाएँ कि एक तरह से इम्पॉसिबल बात है। ये पता नहीं है, मैंने लिखा ना यहाँ पर कि विदाउट वर्ड बैंक, दिया नहीं है वर्ड बैंक उन्होंने। अब उससे वो क्या बताना चाह रहे हैं हमें, यह हमें नहीं पता। अब वो क्या पता आगे नोटिफिकेशन दें कि वर्ड बैंक मिसिंग हो गया, गलती से नहीं आ सका सिलेबस में। तो जब सब चीज़ें आपने कॉपी पेस्ट की हैं तो आप वो भी कर सकते थे। तो यह तो मुश्किल बना दिया गया, या मुश्किल करने के लिए बच्चों को ऐसा किया गया। तो कि ECAT वाले बच्चों को नहीं मिलता वर्ड बैंक, एप्टीट्यूड में ECAT वालों को नहीं मिलता, तो वही MD-CAT वालों को भी शायद इस तरह से हटाया गया। आई डोंट नो, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे। फ़िलहाल तो वर्ड बैंक के बिना ही है, तो जब तक नहीं है तो हमें उसके बिना ही तैयारी करनी पड़ेगी। टेंसेस हैं, 12 टेंसेस हैं उसके। अच्छा, क्वेश्चन भी है कि 4 सवाल वोकैबुलरी के, 4 सवाल टेंसेस से पूछे जाएंगे, 12 टेंसेस क्लियर करने होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस से आपके जो है वो 3 क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के अंदर आपको क्लॉज वगैरह पढ़ना पड़ेगा, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, किस तरह से अरेंजमेंट की जाती है क्लॉजेस की, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में वो पढ़ना पड़ता है। करेक्ट यूज़ ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये गलत टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब को एग्री करवाना पड़ता है। इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर्स में आ रहा होता है नॉर्मली। तो वो 3 सवाल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के होंगे। आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन, उसके टोटल 2 सवाल बनेंगे। यूज़ ऑफ राइटिंग कन्वेंशंस ऑफ स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। मतलब स्पेलिंग, लास्ट ईयर तो अच्छे खासे स्पेलिंग से निकल गए थे। लास्ट ईयर जो इंग्लिश का आया था वो काफ़ी आसान पोर्शन था, ज़्यादातर उसमें स्पेलिंग के क्वेश्चन थे। ये स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग इसकी आप बता दें तो बहुत आसान था। तो स्पेलिंग्स हैं, कैपिटलाइजेशन है, कैपिटलाइजेशन रूल्स को पढ़ना पड़ेगा, और पंक्चुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, कॉलन, सेमी कॉलन, ये सब कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके 2 MCQs बनेंगे 20 में से। मिस्टेक्स इन सेंटेंस और शॉर्ट रिटन टेक्स्ट, ये स्पॉटिंग एरर जिसको हम कहते हैं, स्पॉट करना होता है एरर्स को, उसके 2 क्वेश्चन बनेंगे। टोटल ये 20 क्वेश्चन आपके बनने हैं। ठीक है,
तो ये इंग्लिश की डिस्कशन है, सिंपल 20 सवाल इसके होंगे। तो ये इसी सिलेबस को आपको फॉलो करना पड़ेगा इस तरह से। जो इस साल 2021 में दिया गया ना, वो अनक्लियर है बहुत, मतलब वो कितना सारा कुछ लिखा हुआ उसमें ना, समझ में नहीं आएगा ठीक से। तो यही चीज़ लिखी हुई है उसमें, ये शॉर्टकट वे पर लिखा हुआ है, तो आपको फ़ौरन से टॉपिक समझ में आएंगे टॉपिक्स हैं क्या, इन्हीं को करना है। वरना ग्रामर तो बहुत वास्ट नॉलेज है ना, वो तो इतना है कि ख़त्म ना हो, जितना भी पढ़ लें आप उसको। 20 नंबर का है तो 20 नंबर के लिहाज से ही पढ़ना। अब 210 नंबर के टेस्ट से सारे टाइम आप इंग्लिश में तो नहीं देने वाले ना, तो आपको सेलेक्टेड ही इसको डिस्कस करना है, ना ये कि आप कंप्लीट ग्रामर बैठकर पढ़ें। ठीक है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के अंदर एक कंडीशनल सेंटेंसेस वगैरह आ जाते हैं ना, कारण उसी में स्ट्रक्चर लगता है, इफ़ वाला क्लॉज अलग होता है, रिजल्ट वाला क्लॉज अलग होता है, वो सब क्लॉजेस को सेट करने होते हैं। तो वो जब मैं पढ़ाऊँगा आपको डिटेल में तो मैं बताऊँगा। चूँकि मेरे 2 सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री और इंग्लिश, इसलिए मैं इन दोनों को डील कर रहा हूँ, बाकी मैं डील नहीं करूँगा कुछ। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग भी मैं डील कर लूँगा, ठीक है, जिससे अभी आगे बता रहा हूँ। तो लॉजिकल रीजनिंग भी देख लेते हैं। इसमें भी बड़े बच्चे परेशान हैं, सर ये कौन सा 10 सवाल डाल दिया, ज़िंदगी में कभी नहीं आया लॉजिकल रीजनिंग, क्या होगा इसमें, कैसे करेंगे हम लोग। अगर सिर्फ 10 सवाल हैं, देखो परेशान ज़्यादा नहीं होना होता है, आपको 65% पासिंग मार्क्स चाहिए, 65% पासिंग मार्क्स चाहिए। और 210 में से अगर आप 170 180 ले आते हो ना, तो आप आराम से आप बेस्ट मेडिकल कॉलेज में आप जा सकते हैं, 170 180 बनाकर आराम से। आपको पूरे 210 नहीं लेने। यही फ़र्क होता है इंटरमीडिएट में और टेस्ट में, एप्टीट्यूड में। इंटरमीडिएट में आप मैक्सिमम गेट करना चाहते हैं 100 आउट ऑफ 100, एप्टीट्यूड में आप 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला सकते। अगरचे आ सकता है उसमें, बट आता नहीं है। क्यों नहीं आता? बिकॉज वो टफ होते हैं, हर किसी के स्किल्स सब में बराबर नहीं होते हैं। उसको याद रखना है कि कुछ चीज़ ऐसी है ना जिनको आप छोड़ सकते हैं, जिनको आप लीव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है वो आपके घर पे जो है वो आपके भाई की बर्थडे सालगिरह है, और आप काफ़ी सारे गिफ्ट जो है वो तकरीबन 10 किस्म के गिफ्ट लेकर जो है ना वो अपने भाई के लिए आप जा रहे हैं, 10 किस्म के गिफ्ट। तो 12 बजने में समझ जाओ कि सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं और आप गिफ्ट लेकर जा रहे हैं, 10 टाइप के गिफ्ट अपने हाथ में बंडल में। एक चोर आता है, वो क्या करता है, एक गिफ्ट लेकर आपका भाग जाता है, एक गिफ्ट लेता है, एक गिफ्ट लेकर भागना शुरू कर देता है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप उस गिफ्ट के लिए चोर के पीछे भागो, या आप उस गिफ्ट को बुलाकर आप क्या करो, आप अपने भाई की सालगिरह मनाने जाओ, 10 मिनट बाकी हैं सिर्फ। तो ज़्यादा बेहतर क्या ऑप्शन है, आगे चले जाए भाई, उस जाने दो उस गिफ्ट को जो जा रहा है, उसके बिना भी सालगिरह हो सकते हैं। 9 गिफ्ट तो अपने पास ही है। हमारे बच्चे ये नहीं सोचते, हमारे बच्चे उस पर ही भागना शुरू करते हैं, एक चोर के पीछे कि नहीं वो गिफ्ट क्यों लेके भागा, 9 को छोड़ देते हैं। मैक्सिमम नहीं लाना होता है भाई एप्टीट्यूड के अंदर, यही होता है ना कि आप जितना ज़्यादा आप कर सकें। 100% नहीं आते हैं इसके अंदर। लॉजिकल रीजनिंग सर इसमें क्या होगा, अरे भाई 10 नंबर है, नहीं लाओ इसके 10 नंबर पूरे, आप 200 बाकी अचीव करो ना। अब बच्चे इसमें परेशान हो रहे हैं, सर लॉजिकल रीजनिंग क्या होगा सर, ये कैसे होगा सर, इसके बारे में बताइए सर। तो ये कोई इतना परेशान नहीं होना है। अब बाकी सब्जेक्ट्स अपने, जो बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये आप अपने पक्के करें। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को वेटेज बना ही नहीं रहा आपका, 20 और 10 30 नंबर बना रहे हैं। ज़्यादातर तो बाकी सब्जेक्ट बना रहे हैं जो आपको मसला करेंगे। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 6 तरह के सवाल कहा है कि पूछे जाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, लेटर एंड सिंबल सीरीज, लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। एक एक करके मैं डिटेल में बताता हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग कि क्या क्या हैं ये सवाल। पहली बार सुन रहे हैं, ना ये फिजिक्स है, ना ये केमिस्ट्री है, ना ये बायोलॉजी है, ना ये इंग्लिश है। ये रिडल से समझ जाओ, पहेलियाँ, दीज आर रिडल्स, ये पहेलियाँ हैं। ये आपके कॉमन सेंस पर, जीके पर, आईक्यू लेवल पर डिपेंड करती हैं। इनको आप पढ़ नहीं सकते घर पे, ये याद करने वाली चीज़ नहीं है। सिचुएशन डिपेंडेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं। जैसा पहला है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, आप कितना क्रिटिकली सोचते हो। क्रिटिक के मतलब होता है तनकीदी नज़रिया, क्रिटिकल थिंकिंग तनकीदी सोच। देखो एक इंसान होता है ना, ऐसा सोचता है कि बस जो हो रहा है होने दो। एक इंसान होता है पॉजिटिव थिंकर, कि बस जो हो रहा है, जैसा हो रहा है उसके होने दो, उसी को फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि नहीं भाई हमें इसको चेंज करना है, तनकीदी नज़र से देखते हैं किसी चीज़ को, क्या ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तनकीद करते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग में इंसान के अंदर होनी चाहिए, ताकि उसको पता लगे, ताकि वो जज कर सके कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। उसी को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। जजमेंट्स की क्वालिटी आपके अंदर आए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज देन डिसाइड वेदर द 3 स्टेटमेंट्स बिलो आर ट्रू, प्रोबेबली ट्रू,
इनसफिशिएंट डेटा से ट्रू और फॉल्स, प्रोबेबली फॉल्स और फॉल्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, उसको देखते हैं। अहमद कंपनी हैज़ बीन सक्सेसफुल फॉर पास्ट 5 years। अहमद की कंपनी 5 सालों से बहुत कामयाब चल रही थी। रिपोर्टेड प्रॉफिट्स हैव बीन राइजिंग एवरी ईयर, मतलब हर साल क्या हो रहा था कि जो अर्निंग है वो राइज हो रही थी, हर साल बढ़ रही थी। विथ 2018 बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर येट, 2018 सबसे बेहतरीन साल था। टू सेलिब्रेट अहमद ट्रीटेड हिज स्टाफ टू मील एट अ 5-star रेस्टोरेंट इन द सिटी। सेलिब्रेट करने के लिए अहमद ने अपने स्टाफ को क्या किया, एक 5-star रेस्टोरेंट के अंदर एक ट्रीट दी। तो इससे क्या साबित होता है? अहमद इज़ रिच, अहमद स्टाफ आर हैप्पी, अहमद कंपनी परफॉर्म्ड, मतलब ये ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ऐसा उसने क्यों किया, ऐसा जो है वो उसने किया क्यों। ठीक है, तो नीचे स्टेटमेंट दिया, अहमद इज़ रिच, अहमद स्टाफ आर हैप्पी, अहमद कंपनी परफॉर्म वेल इन 2017। अहमद अमीर था इसलिए इसने ऐसा किया कि तमाम स्टाफ को 5-star होटल पे खाना खिलाया, या अहमद के स्टाफ खुश हैं इस वजह से अहमद की कंपनी ने 2017 में अच्छा परफॉर्म किया। क्या चीज़ बेस्ट हो इसमें, ये क्रिटिकल थिंकिंग है आपकी ना, क्रिटिकल एनालिसिस है कि रीड करें पैसेज को और डिसाइड करें कि तीनों नीचे जो 3 स्टेटमेंट में ट्रू हैं, प्रोबेबली ट्रू हैं, इनसफिशिएंट डाटा टू से ट्रू और फॉल्स हैं, प्रोबेबली फॉल्स हैं या फॉल्स हैं। क्या चीज़ करेक्ट इसमें से आपको लग रही है? तीनों में से देखो, तीनों ही सही जवाब आपको लग रहे होंगे। अहमद अमीर था इस वजह से, थर्ड वाला देखिए, अहमद अमीर था इस वजह से, मेरे लिहाज से जो बेस्ट इसका ऑप्शन आएगा ना, अहमद से स्टाफ और हैप्पी, अहमद के स्टाफ बहुत खुश थे, अहमद कंपनी परफॉर्म वेल। तो ये जो ओवरऑल बात की जा रही है ना, इसकी कंपनी के बारे में बात की जा रही है कि उसकी कंपनी ने जो कि 2017-18 में 5 सालों से लगातार अच्छी चल रही थी, इस वजह से उसने जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट दिया। तो बेस्ट ऑप्शन इसका जो सही, आप सही कह रहे हो कि थर्ड होना चाहिए, दैट इज़ अहमद कंपनी परफॉर्म वेल इन 2017। ये क्रिटिकल थिंकिंग, ये पहेली है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पीछे। नेक्स्ट है लेटर्स एंड सिंबल सीरीज। ये जो करते हैं ना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो टेस्ट देते हैं, उसमें जो इनिशियल लेवल पे आते हैं, ये वो वाला सवाल है, आपने कभी देखा होगा, डोगर्स की बुक वगैरह में होता है। तो एक 2 3 ये कुछ जो है ना, EME करके कुछ बना हुआ है, कह रहे हैं कि ये 3 देख रहे हैं आप सिंबल्स, चौथे सिंबल में यहाँ बीच में क्या आएगा इन 1 2 3 4 में से? क्या लगता है आपको? पहले ये और से देखें इसको, इस जो 4th वाले में बीच में क्या आएगा? क्या लगेगा 1 2 3 4 में? ये समझ में आया? ये तो देखो EME, ठीक है, इस तरह से ये बना, EME समझ जाओ बना हुआ है, EMEMMM, मतलब EME लिखा हुआ तो इस M ने अपने आप को रिपीट कर लिया यहाँ पर MMM। EWE, अब इसके यार W अपने आप को यहाँ पर रिपीट करेगा, तो एक W 2 W है बीच में, तो बीच में भी क्या होना चाहिए? W होना चाहिए। पैटर्न बन गया ना एक, ये बीच वाला इसका जो मिडिल वाला था सिंबल, वो यहाँ तीनों लाइन्स आ गए, इसके मिडिल वाला इसके तीनों लाइन्स आ जाएंगे। अब ये पैटर्न लग रहा है, हाँ वाकई में अगर ये W आ जाए तो ये पैटर्न सब एक जैसा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये है इसमें क्या, ऐसा ही होगा ये लॉजिक, यही तो कह रहा है, लॉजिकल रीजनिंग इसी को हम कहते हैं, लॉजिक्स इस्तेमाल करने। रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगा इसके अंदर, आपकी लॉजिक्स काम आएगी। जो हमारे यहाँ तो बच्चे बहुत कम लॉजिक्स के पीछे भागते हैं, क्योंकि हम जो सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, हम ज़्यादातर प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, नोट्स से याद करते हैं, बुक याद करते हैं, लॉजिक्स कम लगाते हैं चीज़ों में। तो ये इसलिए हमारे लिए मुश्किल है इस तरह के सवाल। ये सवाल जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह है ना, टेस्ट देते हैं, पुलिस वगैरह में टेस्ट होते हैं, उनमें आ रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है यहाँ पर डिडक्शंस, लॉजिकल डिडक्शन इसको हम कहते हैं। लॉजिकल डिडक्शन में देखें क्या सवाल है, कह रहे हैं देयर इज़ अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन। लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिक फिर इस्तेमाल करनी है कि 6 लोगों की फैमिली है, 6 लोगों के नाम है G, J, B, E, T एंड Z।
तो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। देयर प्रोफेशन आर टीचर, राइटर, एक्टर, सिंगर, डांसर, लॉयर, ये सब है, बट नॉट रिस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर। लेकिन इनका ऑर्डर सेम नहीं है, ये सब प्रोफेशन है, ऑर्डर सेम नहीं है, रिस्पेक्टिवली नहीं है। जी इज़ अ टीचर, कह रहे कि जी जो है वो एक टीचर है। जेड इज़ अ डांसर, जेड एक डांसर है। बी इज़ नाइदर राइटर नॉर एक्टर, बी ना तो राइटर है ना तो एक्टर है। ई इज़ नाइदर सिंगर नॉर लॉयर, ई ना तो सिंगर है ना लॉयर है। टी एक एक्टर है और जे एक लॉयर है। ठीक है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऊपर जो दिया गया उससे आपको सवाल का जवाब देना है। अब इसमें बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, एक सवाल सिर्फ डाला गया जो शायद बहुत आसान सा डाल दिया। हु अमंग देम हैज़ अ प्रोफेशन ऑफ लॉयर। उनमें से इनमें से इन तमाम में से लॉयर कौन है? कौन है लॉयर? फिर से बताएं। जे एक लॉयर है। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया। इस तरह के और सवाल आते हैं, हु इज़ अ सिंगर, हु इज़ नॉट अ सिंगर, हु इज़, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये तो बहुत आसान उन्होंने डाल दिया, बताया भाई कि जे एक लॉयर है तो जे ही होगा इसके अंदर। ठीक है। लेकिन और भी सवाल बन सकते हैं इससे अलग अलग तरह के। ये लॉजिकल डिडक्शन है। इस तरह से व्हाट्सएप में ना क्वेश्चंस वगैरह के भी होते थे, लोग सेंड करते थे ना, भाई ये बताओ कि इसका सवाल का जवाब तो है ना, उस तरह के सवाल है। व्हाट्सएप में सवाल आते आया करते थे बहुत सारे पहले, तो सोचते थे हम लोग, फॉरवर्ड करते थे, चैलेंज करते हैं दूसरे को, ये वही चैलेंज क्वेश्चंस वगैरह इसमें, तो वो लॉजिक्स इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा लेक्चर्स तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगा इसमें। नेक्स्ट कुछ हमारे पास लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। लुल्लाबी इज़ अ सॉन्ग। लुल्लाबी किसे कहते हैं? लुल्लाबी इज़ अ लोरी, जिसको हम कहते हैं लोरी, लुल्लाबी। तो लुल्लाबी सॉन्ग दैट इज़ अ लोरी, जिसको बच्चों को सुनाने के लिए जो कहते हैं। तो लुल्लाबी जो है वो एक सॉन्ग है, एक गीत है। नो सॉन्ग इज़ प्रोस। पहला स्टेटमेंट ये दे दिया कि लुल्लाबी एक सॉन्ग है। नो सॉन्ग इज़ प्रोस। कोई भी गाना नसर नहीं होता, प्रोस नहीं होता। गाने तो नज़म होते हैं, पोम होता है ना। सम प्रोजेज आर एपिक्स, लेकिन कुछ प्रोज ऐसे होते हैं जो एपिक्स होते हैं। एपिक किसे कहते हैं? एक डिटेल, एक लॉन्ग स्टोरी, वॉर्स वगैरह के बारे में जो होती है उसको एपिक कहा जाता है। तो तीन बातें पता लग रही हैं। लुल्लाबी एक सॉन्ग है, कोई भी सॉन्ग प्रोज नहीं होता, और कुछ प्रोज एपिक्स होते हैं। ठीक है। कुछ प्रोज एपिक्स होते हैं, प्रोसेस मतलब, लेकिन सारे प्रोजेस नहीं। ठीक है। कुछ प्रोजेस एपिक्स होते हैं, मतलब कि पोम के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। तो कंक्लूजन इसमें निकालना है। इसमें 3 कंक्लूजन लिखा हुआ है। सम प्रोजेस आर सॉन्ग्स, सम एपिक्स आर लुल्लाबीज, सम सॉन्ग्स आर लुल्लाबीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द अबव केस? मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? तो पहला देखो, अगर ओनली टू क्या है? सम एपिक्स आर लुल्लाबीज। कुछ एपिक्स लुल्लाबीज होते हैं? नहीं। कुछ एपिक्स हमारे पास सम प्रोजेस आर एपिक्स हैं। लुल्लाबी एक एपिक नहीं है, ये तो लोरी है, तो ये एक कट गया। ओनली 3 क्या है? सम सॉन्ग्स आर लुल्लाबीज। कुछ सॉन्ग लुल्लाबी होते हैं। ठीक है। हाँ, कुछ सॉन्ग्स जो है ना वो लुल्लाबीज हैं। लुल्लाबी एक सॉन्ग है, एक टाइप ऑफ सॉन्ग है, और कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जिनको लोरी कहा जाता है। ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी क्या है? 1 2 and 3 आर इनअप्रोप्रिएट। तो ऐसा नहीं है, 2 ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर इस 3 स्टेटमेंट को देकर इनके बारे में बताया गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, तो वो बताना है। तो इसमें भी क्या करना है? ध्यान देना है जो अल्फाज लिखे गए, जो सेंटेंस का पैटर्न, उस पर फोकस करना है। समझ में आ रही है? कॉज ऑफ एक्शन, ये इसको समान क्वेश्चन इसका है कॉज ऑफ एक्शन का, कि पावर सप्लाई ऑन स्टेट एक्स इज टेरिबली पुअर। कि कोई स्टेट है एक्स, उसमें पावर सप्लाई बहुत ख़राब है, मतलब बिजली नहीं जाती रहती, आती नहीं, लोड शेडिंग बहुत है। कोर्सेस ऑफ एक्शन, क्या काम किया जा सकता है? वापडा शुड अर्जेंटली टेक एक्शन अगेंस्ट पावर थेफ्ट, कि वापडा को जो है वो अर्जेंट एक्शन लेना चाहिए पावर थेफ्ट के खिलाफ। एंड द गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर पावर, गवर्नमेंट को और ज़्यादा पावर जनरेट करना चाहिए। अब बताएं इसमें से क्या चीज़ अप्रोप्रिएट है? क्या 1 अप्रोप्रिएट है, 2 अप्रोप्रिएट है? 1 या 2 में से कोई एक काम कर लेना चाहिए। 1 या 2 दोनों ही अप्रोप्रिएट है, और दोनों ही अप्रोप्रिएट है। क्या चीज़ है? क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? वापडा को पावर थेफ्ट के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, या गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर जनरेट करना चाहिए? या दोनों करना चाहिए, दोनों नहीं करना चाहिए, दोनों में से एक करना है? क्या होगा? ई इफ बोथ 1 and 2 आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। 1 और 2 दोनों करना चाहिए।
वाडा शुड अर्जेंटली टेक एक्शन अगेंस्ट पावर थेफ्ट, पावर शुड। अब ये देखें, ये होता है कि प्रैक्टिकली हम यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन देखें ना, प्रैक्टिकली दोनों पॉसिबल नहीं है। पावर थेफ्ट के खिलाफ एक्शन लेना, फिर पावर भी ज़्यादा जनरेट करना, क्योंकि अगर कहीं पर पावर सप्लाई कम हो रही है किसी की स्टेट में, तो वहाँ पावर थेफ्ट हो रही है, इसकी वजह से लोड शेडिंग है, वरना बहुत जगहों पर नहीं है। तो अगर दोनों में से कोई एक काम भी किया जाए तो पावर जो है ना उसको मसला ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, तो सेकंड होगा। सेकंड क्या नहीं, यहाँ पर इसमें देखें ना, क्योंकि सिर्फ एक स्टेट में ऑन स्टेट एक्स है ना, स्टेट एक्स है, तो यहाँ पर तो पावर की ज़रूरत ही नहीं है। उस स्टेट में जो पावर थेफ्ट है ना वो कम से कम कर दिया जाए। ठीक है, तो 1A हो जाएगा उसका, 1 इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि एक स्टेट के अंदर बात की जा रही है। तो पावर जनरेट करने का मतलब आप पूरे मुल्क का पावर जनरेट करना पड़ेगा ना, उसकी ज़रूरत तो नहीं है आपको। तो वो तो इस स्टेट के अंदर भी पावर क्यों टेरेबली पुअर है, बिकॉज लोड वहाँ पर जो है बिजली की चोरी बहुत है, तो आप वहाँ से चोरी ख़त्म कर दें। तो ये भी क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन है, ये भी लॉजिक है, कोई इसमें कोई वो नहीं कह सकते हैं कि फॉर्मूला लगेगा और ये होगा। तो ये अभी आप नहीं कर पा रहे क्योंकि लॉजिक्स अभी आपके थोड़े वीक हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके लॉजिक्स बनेंगे। लेकिन फिर वही बात है ना कि ये 10 मार्क्स है भाई, ये उसे एक तोहफे की तरह जो भाग गया चोर लेगा, तो जाने दो उसको, टेंशन नहीं लो उसके चक्कर में। आप बाकी साइंस सब्जेक्ट अपने मजबूत करें, आप डॉक्टर बनने वाले हैं ना, वकील तो नहीं बनना है आपको कि आप इसको परिचय ये सब पढ़ो इतना ज़्यादा। ये तो मंतिक है ना, मंतिक तो हम लोग पढ़ते हैं वकालत में, दूसरी चीज़ों में हमने तो बचपन से नहीं पढ़ा ये सब चीज़ों के बारे में, तो हम कैसे इसको आंसर देंगे। हमें केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स बायो आती है, उससे पूछ लें हमसे, तरीका यही है। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज और उसका इफेक्ट, मतलब हर चीज़ कॉज के पीछे, हर एक कॉज के एक इफेक्ट होता है ना, हर एक असर है उसका एक सबब होता है कोई भी, तो उसके बारे में सवाल है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ एवरेज इनकम ग्रुप हैज़ बीन राइजिंग सिंस द लास्ट 2 years। पहला पॉइंट लिख रहे हैं कि भाई जो एवरेज मिडिल क्लास का तबका था, मतलब तबका था, कह रहे हैं कि वो क्या हो रहा है कि गुज़िश्ता 2 सालों से उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इजाफा हो रहा है। मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली थी उनकी मेयारी ज़िंदगी बेहतर हो रही है, 2 सालों से ऐसा हो रहा है। पाकिस्तानी इकॉनमी हैज़ बीन शोइंग अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, और पाकिस्तान की इकॉनमी भी जो है वो एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखा रही है, एक असर दिखा रही है, अपना ऊपर जा रही है 2 सालों से। अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं। स्टेटमेंट 1 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द इफेक्ट। 1 कॉज है और 2 इसका इफेक्ट है। कह रहे हैं कि ये कॉज है, ये इफेक्ट है, तो ऐसा नहीं है, ये कॉज नहीं, ये इफेक्ट हो रहा है कि लोगों के मैरिज में बुलंद हुई है, कॉज कोई और है। सेकंड है स्टेटमेंट 2 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज़ द इफेक्ट। 2 जो है वो सबब है और 1 जो है वो उसका इफेक्ट है, तो ये हो जाएगा। ये कॉज है कि चूँकि पाकिस्तान की मईशियत बढ़ रही है तो उसकी वजह से असर क्या निकल रहा है कि लोगों की जो मैरिज ज़िंदगी है वो बुलंद हो रही है। ठीक है, तो पी ऑप्शन करें, दैट्स इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट। इस ये अलग अलग तरह के 6 टाइप्स बताए थे ना, वो 6 टाइप्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपके सामने जो है वो कंप्लीट डिस्कस किया, जो कंप्लीट आपका जो सिलेबस था पीएमसी का, तो वो मैंने अपने सामने डिस्कस किया कि जो है वो किस तरह से जो है वो क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे पेपर में, और कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, ये तीनों मैंने डिटेल में बताया। इसको आप क्या होगा, इसके थ्रू अब आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है। ठीक है, सिंध बोर्ड से क्या चीज़ रिड्यूस सिलेबस है जो है वो यहाँ पर पीएमसी में आ गई हैं। ठीक है, सारे लेक्चर अगर आपने इंटरमीडिएट यकीनन से बात है, अगर आपने सेकेंडरी को पढ़ा है ना, तो मैक्सिमम तैयारी तो आपकी है। कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, वरना बाकी चीज़ें जो है वो सेम है, जो कि सब चीज़ें जो मैंने बताया पीछे स्लाइड्स चल रहे हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई है ज़्यादातर ना इंटरमीडिएट में, तो बस एक टच देना है सिंगल और इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करनी है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने भी जो है वो बताया आपको, जो पीएमसी का जो आपका रिड्यूस वो जो सिलेबस आया था 2021 के एमडी कैट का, उसके बारे में क्लियर है सारी चीज़ें।